Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about advanced versions of Akash missile, and this topic is important from our syllabus paper for science and technology point of view. तो देखिए, आकाश मिसाइल को समझने से पहले इंडिया की जो सबसे पहली मिसाइल प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में ब्रीफली समझते हैं. देखिए, दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1982-83 बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें टारगेट रहा था कि 5 अलग अलग तरह के मिसाइल डेवलप किए जाएंगे इंडिजीनस तरीके से, हमारे देश के खुद के. इसके पहले जो भी हमारे पास मिसाइल सिस्टम थे वो बाहर से हमने आउटसोर्स किया था. तो 5 जो अलग अलग तरह के मिसाइल सिस्टम इसमें के अंदर इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप की जा रही थी. दे वेर पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग एंड अग्नि, एंड ऑल ऑफ देम वेर हैविंग डिफरेंट स्पेशलिटीज़. फॉर एग्जांपल, पृथ्वी शॉर्ट रेंज एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मतलब एक सरफेस से आप हिट करेंगे और दूसरे जगह जाकर के वो फिर दूसरे सरफेस पे जाकर के हिट करेगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल. त्रिशूल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ज़मीन से हिट करेंगे, आसमान में किसी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये टारगेट करेगा. फिर आकाश, अगेन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. नाग के बारे में ऑलरेडी एक हाल फिलहाल में हमने आर्टिकल कवर किया हुआ है. इट इज़ एन एंटी टैंक मिसाइल, तो किसी दूर से ही टैंक को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, और 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है. वहाँ पे मैंने आपको कराया था 4 जनरेशन के एंटी टैंक मिसाइल. पहले जो शोल्डर पे कैरी किए जाने वाले मिसाइल्स हुआ करते थे एंटी टैंक, वो सब मैंने 3-4 दिनों पहले ही नाग मिसाइल के बारे में बताया है. तो नाग वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट इज़ अग्नि. अग्नि मिसाइल आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए काइंड ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. ये लॉन्ग रेंज मिसाइल था, दूर डिस्टेंस तक हिट कर सकता है, और इसी कारण से आप इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये टारगेट कर सकता था. लेकिन अग्नि इसी कारण से स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा, एंड लेटर ऑन ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अग्नि मिसाइल वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसको बाद में अलग कर लिया गया. अर्लियर इट वॉज पार्ट ऑफ this integrated guided missile development program. तो as you can see, अग्नि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल. देखिए, एक बार यहाँ से भी जल्दी से देख लीजिए. पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मैंने बताया. पृथ्वी के बाद में 3 नए वर्जन बनाए गए. पृथ्वी 1 आर्मी वर्जन, पृथ्वी 2 एयरफोर्स, पृथ्वी 3 नेवी. अग्नि के भी सरफेस टू सरफेस, अग्नि 2 न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि मिसाइल बनाया गया. न्यूक्लियर कैपेबल मतलब जिसका जो वॉर हेड होगा, जो सामने वाला पार्ट होता है ना मिसाइल का, उसको वॉर हेड कहते हैं. यहाँ पे मेन जो एक्सप्लोसिव होता है, तो न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब कि जो सामने वाला वॉर हेड होगा वो न्यूक्लियर वॉर हेड होगा, मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव को वो कैरी कर सकता है. अग्नि 3 जो था माना जाता है कि इट इज चाइना स्पेसिफिक, जानबूझ करके सो चाइना के पूरे रेंज को कवर करने के लिए अग्नि 3 मिसाइल डेवलप किया गया है. बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, आकाश, त्रिशूल, नाग. इसके अलावा बाद में भी कई सारे मिसाइल डेवलप किए गए हैं, दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि ब्रह्मोस दैट हैज़ बीन डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रसिया. तो वो लेकिन इससे बाहर के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाहर के मिसाइल प्रोग्राम हैं, लेटर स्टेज के. अब करंट न्यूज़ जो है वो इस अग्नि से आकाश से रिलेटेड है. आकाश दैट इज़ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो इंडिया की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था. हाल फिलहाल में DRDO ने, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है, उसने आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन डेवलप किया है, जिसकी टेस्टिंग भी की है हाल फिलहाल में. तो आकाश मिसाइल के 2 नए अपग्रेडेड वर्जन लाए गए हैं हाल फिलहाल में. एक का नाम है आकाश प्राइम और दूसरे का नाम है आकाश NG, यानी कि न्यू जनरेशन. जो करंट आर्टिकल है जिसके बेसिस पे ये मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, ये है रिगार्डिंग आकाश प्राइम मिसाइल. आकाश का अपग्रेडेड वर्जन डेवलप किया गया है, आकाश प्राइम, जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई है हाल फिलहाल में, जिस कारण से आर्टिकल आया है. तो देखिए, आकाश प्राइम का सक्सेसफुल टेस्टिंग का ये वीडियो है. जैसा कि मैंने आपको बताया, सरफेस टू एयर में ये हिट करेगा. तो आप देखिए कैसे इस वीडियो में सरफेस से इस मिसाइल को चलाया जाएगा और जाकर के दूर एयर में इस एक टारगेट को हिट करेगा.
देखिए कैसे हिट करेगा टारगेट को एक आकाश में, इसी को कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। देखिए अभी हिट किया इसने। अब देखिए आकाश मिसाइल के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं, पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको अलग अलग इसके नए नए वर्जन डेवलप किए गए हैं। तो हाल फिलहाल में इसके 2 नए वर्जन आए हैं, आकाश NG एंड आकाश प्राइम। आकाश सिग्निफिकेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। आकाश काफ़ी ज़्यादा आप समझिए कि पॉपुलर डिमांड में रहा है। इसी कारण से अब धीरे धीरे भारत सरकार ने इसको विदेशों में भी, जो हमारे फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनको भी धीरे धीरे हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। वी आर 3rd लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर। तो अब कुछ एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो डिफेंस फील्ड में हम थोड़े से ऑफसेट कर पाएंगे डिफेंस इंपोर्ट बिल को। तो इस कारण से धीरे धीरे अग्नि मिसाइल की डिमांड बढ़ रही है फॉरेन मार्केट्स में भी। तो जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको हम अग्नि मिसाइल आकाश मिसाइल बेच भी रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ आकाश मिसाइल इज़ बीइंग सोल्ड एंड इट इज़ बीइंग इन डिमांड। अभी देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आकाश मिसाइल के 2 एडवांस्ड वर्जन्स आए हैं, आकाश प्राइम और आकाश न्यू जनरेशन। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। आकाश प्राइम, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया तो देखिए जो इनिशियल वर्जन था आकाश का, उसकी रेंज लगभग 27 से 30 किलोमीटर थी और उसका फ्लाइट एल्टीट्यूड था 18 किलोमीटर का। मतलब 18 किलोमीटर की हाइट तक जा कर के वो हिट कर सकता था। विथ ओवरऑल लेंथ वो कवर या डिस्टेंस वो कवर कर सकता है 27 से 30 किलोमीटर। तो ये जो नया मिसाइल डेवलप किया हमने आकाश प्राइम, इसका भी रेंज मोर और लेस वही है। लेकिन इसकी नई बात ये है कि पुराने वर्जन के तुलना में ये जो नया वर्जन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हिट कर सकता है। सो with same range but having the crucial addition is indigenous active radio frequency seeker। ये एक नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है indigenous active radio frequency seeker, जिसकी मदद से एक्यूरेसी काफ़ी इंप्रूव हो गई है टारगेट को हिट करने की। तो एक्यूरेसी के लिए जाना जा रहा है आकाश प्राइम। जबकि आकाश न्यू जनरेशन जो एक दूसरा आकाश का अपग्रेडेड वर्जन है, इसी साल जनवरी महीने में जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई थी, उसकी खासियत है कि ये इसको हमारी इंडियन एयर फोर्स इस्तेमाल करेगी। और इसकी खासियत है कि इट कैन इंटरसेप्ट हाई मनूवरिंग एरियल थ्रेट। हाई मनूवरिंग एरियल थ्रेट का क्या मतलब है कि हवा में ऐसा कोई थ्रेट जो घूम सकता हो, मनूवर कर सकता हो, उसको भी ये हिट करेगा। हाई मनूवरिंग एरियल थ्रेट। तो देखिए इसका मेन काम क्या है आकाश न्यू जनरेशन का। हमारी एयरफोर्स है, उसका कोई एयरक्राफ्ट ऐसे फ्लाई कर रहा है और उसके खिलाफ की कोई एनिमी एयरक्राफ्ट है जो हमारे एयरक्राफ्ट पे अटैक कर रहा है लगातार। तो हमारी एयरक्राफ्ट और दूसरे सामने एनिमी एयरक्राफ्ट, और ये जो एनिमी एयरक्राफ्ट है ये हाई मनूवरिंग एयरक्राफ्ट होगी। हाई मनूवरिंग मतलब ये अपना रास्ता बदल सकती है। लेकिन ये जो आकाश न्यू जनरेशन हमने डेवलप किया है आकाश मिसाइल का, ये क्या करेगा कि हमारी जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की, उसको बचाने के लिए जो एनिमी की हाई मनूवरिंग एयरक्राफ्ट है, एरियल थ्रेट है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी खासियत ये है कि इसका रेंज भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, 70 किलोमीटर तक इसका रेंज है। तो एक बार फिर रिवाइज करा दूं मैं, आकाश प्राइम उसका रेंज वही है जो पुराना आकाश का था, लगभग 27 किलोमीटर तक और हाइट 18 किलोमीटर तक, लेकिन उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। और आकाश न्यू जनरेशन, इसकी खासियत ये है कि हमारे एयरफोर्स को ये सपोर्ट करेगी अगेंस्ट एनी एरियल थ्रेट दैट इज़ हैविंग हाई मनूवरिंग, जो हवा में ही अपना रास्ता बदल रहे हैं उसको भी ये हिट कर पाएगा। और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, न्यू जनरेशन की लगभग 70 किलोमीटर तक की है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट पीएम पोषण अभियान and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the subsector health and education। तो देखिए आपने मिड डे मील स्कीम तो ज़रूर सुन रखा होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा कराया है। ये मिड डे मील स्कीम 1995 में लाया गया था और अब लगभग 26 सालों बाद यूनियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि मिड डे मील स्कीम का नाम बदल करके पीएम पोषण स्कीम कर दिया जाएगा। अब जो मिड डे मील स्कीम था और जो नया पीएम पोषण स्कीम लाया गया है, इसके बीच में जो मेन डिफरेंस होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द एज ग्रुप जिसको टारगेट किया जा रहा है, जिसको बेनिफिशियरी की तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मिड डे मील स्कीम में क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को हॉट कुक्ड मील दिया जाता था लंच टाइम में इन द स्कूल्स।
लेकिन अब इस पीएम पोषण स्कीम में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को तो दिया ही जाएगा हॉट कुक्ड मील, प्लस प्री प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चों को भी, जिनको हम लोग बाल वाटिका लेवल पे कहते हैं, उन बच्चों को भी हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस न्यू स्कीम जिसका नाम है पीएम पोषण स्कीम। तो दिस इज गोइंग टू द मेन डिफरेंस। ये जो बाल वाटिका लेवल पे जो बच्चे हैं, यानी कि प्री प्राइमरी लेवल मतलब क्लास 1 से पहले वाले बच्चे, नर्सरी, केजी, वो जो सरकारी स्कूल में जो भी इसको प्री प्राइमरी लेवल कहते हैं, वहाँ के बच्चों को भी अब ये हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाएगा अंडर पीएम पोषण स्कीम। और बाल वाटिका लेवल या प्री प्राइमरी लेवल पे भी मिड डे मील स्कीम को एक्सटेंड करने का सजेशन या रिकमेंडेशन दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सजेशन को मानते हुए अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाल वाटिका लेवल तक। लेकिन एक सजेशन और दिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि हॉट कुक्ड मील एट लंच के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाए बच्चों को, थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाए। लेकिन सरकार ने अभी के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ये सजेशन कि ब्रेकफास्ट भी बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए सरकारी स्कूल्स में, उसको नहीं माना है, क्योंकि अभी के लिए उसका लगभग 400 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा जिसको अभी बियर करने के हालात में सरकार है नहीं। तो आप देख सकते हैं द एक्सटेंशन ऑफ मिड डे मील स्कीम टू प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स और बाल वाटिका स्टूडेंट्स वाज की रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक बार मिड डे मील स्कीम को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि क्या अंतर आया है। तो मिड डे मील स्कीम के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको, 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 के बीच में हैं, उनको हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड कराया जाता है ड्यूरिंग द लंच आवर्स। उसमें कितने कैलोरीज होनी चाहिए, कितना ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, वो भी फिक्स्ड है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 के चिल्ड्रन को 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए। क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 के स्टूडेंट्स को 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए उनके फूड से। अगर फंडिंग पैटर्न देखा जाए तो मिड डे मील स्कीम इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो आने वाला जो पीएम पोषण है इट विल ऑल्सो बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर और स्टेट मिल करके फंडिंग करेंगी। लेकिन देखते हैं एग्जैक्ट, अगर हम लोग ब्रेकअप देखें तो यू विल गेट टू नो कि सेंटर जो है वो सारा खर्चा उठाती है। सेंटर बियर्स द एंटायर कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अंडर द स्कीम। लेकिन द कॉम्पोनेंट सच एज कुकिंग कॉस्ट, पेमेंट टू द कुक्स एंड वर्कर्स आर स्प्लिट इन 60-40 रेशियो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फूड, अनाज को प्रोक्योर करने का, ट्रांसपोर्ट करा के स्कूल्स तक पहुंचवाने का, ये सारा खर्चा सेंटर का, लेकिन बाद में उसको कुक कराने का, उसके लिए वर्कर्स रखने का, सर्व कराने का जो खर्चा है उसमें सेंटर और स्टेट बांट लेते हैं खर्चा 60-40 रेशियो में। अब जो पीएम पोषण स्कीम आ रहा है उसका मेन अंतर यहाँ पड़ेगा। जो मिड डे मील स्कीम था इट कैटर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 8, लेकिन पीएम पोषण विल कैटर स्टूडेंट्स ऑफ प्री प्राइमरी लेवल 2 यानी कि बाल वाटिका लेवल 2। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is again from national segment. It is about Zojila Tunnel, and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. तो जोजिला टनल देखिए, जोजिला टनल जो डेवलप किया जा रहा है दैट इज़ बीइंग डेवलप बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख, और ये लगभग 14.2 किलोमीटर लंबा टनल होगा विच विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल एंड इट विल बी एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल। तो दोनों साइड से चलने वाला एशिया का सबसे बड़ा टनल होगा, और ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल है। एंड इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड श्रीनगर। इट विल बी ऑन नेशनल हाईवे नंबर 1। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इट विल, एज ए सेड, इट इज़ लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल इन एशिया, लेंथ 14.15 किलोमीटर। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, मतलब इट विल बी ओपन ऑल डेज। अदरवाइज होता क्या है कि स्नोफॉल के टाइम में, सर्दियों के दिनों में यहाँ पे स्नोफॉल के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है। तो ये इसका काफ़ी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी, अब एक बार पूरे लद्दाख तक की हमारी कनेक्टिविटी हो गई श्रीनगर से, तो अगर कभी चाइना के साथ हमारे टेंशन्स बढ़ भी जाते हैं लद्दाख रीजन में, तो हमारे सोल्जर्स को फास्ट तरीके से मोबिलाइज कराया जा सकता है इन लद्दाख रीजन। तो दैट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टनल दैट इज टू बी बिल्ड। इट इज़ ऑन श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे, दैट इज़ हाईवे नंबर 1। इट इज़ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,578 फीट। और अभी देखिए फ़ायदा क्या होगा इससे।
इसके पहले तक एक तो सालों भर ये हाईवे चलता नहीं था क्योंकि सर्दियों के टाइम में स्नोफॉल के कारण ये हाईवे बंद हो जाता था। दूसरा, पहले आप हमें जोजिला पास को क्रॉस करने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब बस 15 मिनट लगेगा। तो आप समझिए कि ये एरिया, ये डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे का, ये जोजिला पास पास करने के लिए हमें 3 घंटे का समय लगता था बस इस एरिया में, क्योंकि काफ़ी घुमावदार रास्ता था। लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद 15 मिनट में ये जोजिला पास को हम कवर कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन अभी ये बन के रेडी हुआ नहीं है, आने वाले 5 सालों में ये बन करके तैयार होगा बाई सितंबर 2026, ऐसा बताया है हाल फिलहाल में हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जब उन्होंने इस जोजिला टनल का इंस्पेक्शन किया तो, कि 5 सालों में ये बन करके रेडी हो पाएगा। देखिए, इसे डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन पासेज से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, इसलिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पासेज इंडिया के दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे नथुला पास भी है जो सिक्किम में है, सब दे रखा है मैंने। तो एक बार इनको देखिए और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about relief to paper mill employees and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो आप सबको तो पता है, मैंने भी एक आर्टिकल इससे रिलेटेड कवर किया था कि हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के 2 इंपॉर्टेंट मिल, कचार पेपर मिल एट पंचग्राम एंड नगांव पेपर मिल एट जागी रोड, इसको बंद कर दिया गया आफ्टर मैसिव लॉसेस दैट दीज 2 मिल्स इनकर्ड फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उनके जो वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई। तो वर्कर्स के वेलफेयर को इंश्योर कराने के लिए अब आसाम सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद द यूनियन ऑफ दीज 2 पेपर मिल्स, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से नाउ द गवर्नमेंट विल एक्वायर द एसेट्स ऑफ दीज 2 क्लोज्ड मिल्स ऑफ हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन, और उसके बदले में 570 करोड़ रुपए इनके एक्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे ताकि उनकी ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर इंश्योर कराई जा सके। कल जो हमने अब आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आर्टिकल 30? इट स्टेट्स दैट ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज फंडामेंटल राइट ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटीज टू रिसीव गवर्नमेंट एड। दिस इज रॉन्ग। यही तो कल हमने देखा था कि इट्स नॉट फंडामेंटल राइट टू गेट ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द स्टेट्स। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 only. Second, which of the following statement are true about Landsat 9 satellite? It is a communication satellite. galat. It is observation satellite. It is Earth imaging satellite only, not a communication satellite, and it has been launched by NASA but not in association with ISRO. So the second statement is also wrong. Correct answer will be option D. And which of the following statements are true about Satat scheme? It aims at converting waste to energy. Absolutely correct, to run vehicles, but it is not implemented by Ministry of New and Renewable Energy. It is being implemented by Ministry of Petroleum and Natural Gas. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.